हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मुझे उम्मीद है कि इस बार आप लोग अच्छे से मन लगाकर पढ़ रहे होगे और निश्चित तौर पर अभी हाल फिलहाल में कुछ दिनों के बाद बहुत सारी परीक्षाएं जो हैं वो बिहार गवर्नमेंट के भी रेगुलर शुरू होने वाली है और सेंट्रल में भी एग्जामिनेशन अभी CHSL चल रहा है। साथ ही आपका कुछ दिनों के बाद भी आपका अगले मंथ में अगस्त में जो है वो दिया है कि SSC GD की भी वैकेंसी आने वाली है। तो आप लोग तैयारी करते रहे। और वैसे बच्चे जो बीच बीच में हार जाते हैं, बीच बीच में सोचते हैं कि जनरल कॉम्पिटिशन मेरे लिए बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है, पता नहीं हमसे होगा कि नहीं होगा, तो देखो मैं उन बच्चों के लिए सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि नॉर्मली आप ऐसा सोचो कि जो इंसान जॉब नहीं करता है तो कहीं ना कहीं वो कुछ काम करता है, और कोई भी इंसान अगर काम करता हो तो एक काम करने वाला भी इंसान कम से कम 8 से 10 घंटे का जॉब करता है। सोचो, जिंदगी चलाने के लिए उनको 8 से 10 घंटे का जॉब करना पड़ता है, कोई भी काम हो। तो एक इंसान अगर 8 से 10 घंटे का जॉब कर रहा है और वो अपने जिंदगी को चला रहा है किसी तरह से, तो क्या आपको अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए उनसे ज्यादा नहीं पढ़ना चाहिए? ये एक सवाल है कि हमको थोड़ा सा ना ये सोचना चाहिए कि नॉर्मल भी लाइफ जीने के लिए 8-10 घंटे काम तो करना ही पड़ता है, चाहे आज करो चाहे कल करो। तो जिंदगी में जॉब लेने के लिए आपको समझो कि हम अपना आज से ही लाइफ स्टार्ट कर दिए हैं, तो जितना जल्दी आप बड़े बन जाओ, जितने जल्दी समझदार बन जाओ, सोचो कि नहीं लाइफ चलाना है, फैमिली चलाना है, तो 8 घंटे काम की जगह पे अभी से ही 8 घंटे पढ़ना शुरू कर दो। और निश्चित तौर पर जो बच्चे 8 घंटे पढ़ना स्टार्ट कर देंगे ना, आप मान लो, लिख लो कि उनका जॉब सिलेक्शन होना तय है। बच्चे बोलते हैं कि आज के टाइम में बहुत कम जॉब होता है, बहुत कम बच्चों का होता है, लेकिन हम लोग अपने जीवन में देखते हैं कि हर उस पढ़ने वाले बच्चे का 100 में कम से कम हर उस पढ़ने वाले बच्चे का कम से कम 90 बच्चों का जॉब होता है जो सिंसियरली 2 से 4 साल कम से कम 6-7 घंटा पढ़ते हो। अगर आप 6-7 घंटा भी पढ़ते हो तो जॉब नहीं होगा, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। तो आपको एक प्लान वे में, एक सही वे में, एक डिसिप्लिन वे में थोड़ा थोड़ा, जैसे जिंदगी चलाने के लिए हमको नियम बनाकर काम करना पड़ता है, वैसे ही एक अच्छा जीवन जीने के लिए, अच्छे दोस्त बनाने के लिए, अच्छे फ्रेंड बनाने के लिए, अच्छे स्किल वाले लोगों से रिलेशन रखने के लिए आपको पढ़ना आज ही पड़ेगा और निश्चित तौर पर आपका जीवन जो है सफल होगा। तो चलिए आज भी एक नए सेशन की हम लोग शुरुआत करेंगे जिसमें हम लोग स्टैटिक जीके के बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। और आप देख रहे हो हर परीक्षा में इससे 10 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, अभी तक हम लोग का 83 वीडियो जो अपलोड हुआ है। बच्चे कमेंट्स रेगुलर आप देखना, कमेंट्स करते हैं कि सर इस एग्जामिनेशन में 15 क्वेश्चन लगा, इस एग्जाम में 15 क्वेश्चन लगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन जो है स्टैटिक जीके का, उसका हम लोग 83 सेशन आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सालों मिस के साथ। तो चलिए मिस आप यहाँ आए और एक इंपॉर्टेंट सेशन की शुरुआत करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन नंबर 83। हाँ, सेशन नंबर 83 और आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। देखिएगा क्वेश्चन फर्स्ट क्या बोल रहा है, हाल ही में राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस कब मनाया गया। देखो जैसा कि हम लोग जानते हैं, एक वर्ड भी सुनते हैं, मतलब कह लो कोटेशन, हेल्थ इज वेल्थ। तो अगर हमारा स्वास्थ्य सही होता है तभी हम कोई काम कर पाते हैं। अगर हम पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ रहे हो, या फिर आप कोई काम भी कर रहे हो, अगर आपका हेल्थ सही है ना तभी काम सही से हो सकता है। और अगर आपका नेचुरली हेल्थ सही है तब तो सही है, बट अगर उसमें थोड़ा सा भी गड़बड़ सड़बड़ होता है तो जरूरत पड़ता है डॉक्टर का। और उन्हीं डॉक्टरों के सम्मान में डॉक्टर दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड में भी मनाया जाता है और अपने कंट्री में भी मनाया जाता है। वर्ल्ड में अलग अलग डे पे मनाया जाता है और हमारे भारत में कब मनाया जाता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे जैसा देखिएगा, आप यहाँ पे फिगर में देख पा रहे हो, यहाँ पे जिस इंसान का फोटो है ये कोई छोटे मोटे इंसान नहीं है, डॉक्टर रहे हैं, पॉलिटिशियन रहे हैं, किसी एक स्टेट के CM भी रहे हैं, और हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में ये बहुत ज्यादा एक्टिव मेंबर रहे थे महात्मा गांधी जी के साथ। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर विधान चंद्र राय के बारे में, जिनका जन्म कब हुआ था, जिनका जन्म भी आपका 1 जुलाई को हुआ, जिनकी मृत्यु भी 1 जुलाई को हुई। और इसीलिए इनको रिकॉग्नाइज करने के लिए, इनको रेस्पेक्ट और मान सम्मान देने के लिए क्या किया गया, 1 जुलाई को मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है आपका डॉक्टर दिवस। ठीक है, देखिएगा इनका जन्म कब हुआ था, तो 1 जुलाई 1882 को इनका जन्म हुआ था। ठीक है, 1 जुलाई 1882 को इनका जन्म हुआ था और 1 जुलाई 1962 को क्या हुई थी, इनकी मृत्यु हुई थी। और एक चीज बीच में आप याद रखिएगा, 1961 में इनको क्या मिला था, तो भारत का सर्वोच्च पुरस्कार
कौन सा अवार्ड मिला था? भारत रत्न मिला था, ठीक ना। ये बहुत ही ज़्यादा एक्टिव पॉलिटिशियन रहे थे, पॉलिटिशियन कह लो या फिर आप स्वतंत्रता सेनानी कह लो। स्वतंत्रता में भी ये ज़्यादा एक्टिव रहते, लेकिन हाँ बीच में ऐसा हुआ था कि ये थोड़ा सा दूरी बना लेते, राजनीतिज्ञ रहे थे। और आप देख लो, हम आपको शुरुआत में ये बताए कि किसी राज्य के सीएम रहे थे, मुख्यमंत्री रहे थे, कहाँ के रहे थे? तो ये रहे थे वेस्ट बंगाल के, वेस्ट बंगाल के मुख्यमंत्री भी रहे थे। और कब बने थे? तो आज़ादी के जस्ट बाद बने थे। डॉक्टर थे और सभी का सेवा किया करते थे, लेकिन हाँ कुछ ऐसा सिचुएशन उनके लाइफ में आया था जो यहाँ पे जरूरी नहीं है। आगे चलते हम लोग। वेस्ट बंगाल के सीएम रहे थे, 1961 में उनको भारत रत्न मिला और अगले वर्ष ही उनकी मृत्यु हो गई। चूंकि 1 जुलाई का डेट उनके जन्म और मृत्यु से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको याद किया जाता है डॉक्टर दिवस के रूप में। वैसे आप एक बात बताना कि भारत की पहली महिला डॉक्टर कौन बनी थी? भारत की पहली महिला डॉक्टर तो ये बनी थी आनंदीबेन पटेल, ठीक है। भारत की जो पहली महिला डॉक्टर थी ये कौन थी? तो ये आनंदी करके नाम था, आनंदी बाई जोशी। ये भारत की पहली महिला क्या रही थी? डॉक्टर रही थी। इस चीज को याद रखिएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखिएगा, 30वें सेना प्रमुख के रूप में किसे कार्यभार संभाला है? किसने संभाला है? देखो, मनोज पांडे जी जो है ना, ये बहुत सालों तक और लगातार बहुत ही कर्मठ टाइप से ये अपने काम को पूरा कर रहे थे। और अभी क्या किया गया है कि मनोज पांडे के स्थान पर किनको सेना प्रमुख बनाया गया, किनको थल सेना प्रमुख बनाया गया? तो ये हो जाएंगे आपके उपेंद्र द्विवेदी। इस चीज को याद रखिएगा। मनोज पांडे जी की जगह पे अब कौन बन रहे हैं? तो ये बन रहे हैं आपके उपेंद्र द्विवेदी। और अगर बात करें कि इंडियन आर्मी डे कब मनाया जाता है, अगर हम लोग देखें कि इंडियन आर्मी डे कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 15 जनवरी। कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को मनाया जाता है। ये रहे आपके उपेंद्र द्विवेदी जी। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो VRR चौधरी, फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? विवेक राम चौधरी। ये किससे जुड़े हुए हैं? तो ये हो जाएंगे आपके वायु सेना अध्यक्ष। ये कौन हो जाएंगे? वायु सेना अध्यक्ष, वायुसेना अध्यक्ष। और अगर आपसे सवाल करता है कि वायु सेना दिवस कब मनाया जाता है, तो ये हो जाएगा आपका 8 अक्टूबर को। और जैसा तीसरा नाम आप देख पा रहे हो यहाँ पे, दिनेश कुमार त्रिपाठी। रिसेंट हम लोग इनके बारे में देखे थे। ये कौन है? तो ये है आपके नौसेना अध्यक्ष, नौसेना अध्यक्ष। और नौसेना दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 4 दिसंबर को। इस चीज को आप याद रखिएगा, ठीक ना। यहाँ पे हो गए तीनों सेना के प्रमुख। अगर आपसे सवाल करता है कि भारत के पहले सीडीएस का काम क्या होता था? देखो, भारत में जो आपका सर्वोच्च सेनापति होता है ना, वो राष्ट्रपति होता है। मतलब पहले ये तीनों सेना आया और इन तीनों सेना में समन्वय बनाने के लिए एक पोस्ट का निर्माण किया गया था, सीडीएस का। और इस सीडीएस से ऊपर क्या होता है? तो आपका रक्षा मंत्री आते हैं, और रक्षा मंत्री से ऊपर कौन होते हैं? तो राष्ट्रपति आते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि सीडीएस का पद संभालने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो ये थे आपके विपिन रावत जी, विपिन रावत। और इनको क्या हुआ था? इनका प्लेन क्रैश में इनकी मृत्यु हो गई थी, जिसके कुछ दिनों बाद इनको एक भारत का दूसरा सर्वोच्च सम्मान मिला था। और वो कौन सा सम्मान था? पद्म विभूषण था। इस चीज को याद रखना। तीनों सेना के बारे में हम लोग देखें, थल सेना होता है, नौसेना होता है और आपका वायुसेना होता है। आर्मी डे के बारे में देख ले, थल सेना दिवस आपका 15 जनवरी को मनाया जाता है। वहीं आपका अगर आप देखें वायुसेना, तो ये 8 अक्टूबर हो जाएगा। और वहीं अगर देखें नौसेना, तो ये क्या हो जाएगा? आपका 4 दिसंबर हो जाएगा। इस चीज को याद रखिएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखिएगा यहाँ पे, डिक सुफ हाल ही में किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? सवाल कर रहा है। देखो, अभी इनसे ज्यादा बहुत ज्यादा प्रचलित है अब ब्रिटेन के जो पीएम चेंज हुए हैं ना, वहाँ जो आपका कंजर्वेटिव पार्टी है और आपका लेबर पार्टी, जैसे भारत में अपने बीजेपी है और आपका कांग्रेस है, इन लोग का काफी ज्यादा चर्चा होता है। वैसे ही आपका वहाँ कंजर्वेटिव और लेबर पार्टी, आज के स्लाइड में क्वेश्चन नहीं आया क्योंकि स्लाइड पहले से बना हुआ था, कल वाले में हम लोग देखेंगे। ये कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बट देख लो फिर भी। डिक सुफ हाल ही में किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये बने हैं आपके नीदरलैंड के। कहाँ के बने हैं? नीदरलैंड के बने हैं। यहाँ पे आप और देखना, इटली की जो महिला पीएम है बहुत ज्यादा प्रचलित है, ठीक है। हमको तो लगता है कि ये इटली से ज्यादा अपने भारत में बहुत ज्यादा प्रचलित हो गई है। कौन है ये? तो ये है जॉर्जिया मेलोनी, है ना। कौन है? जॉर्जिया मेलोनी। ये हो गई इटली की पीएम। वहीं अगर बात करें रशिया का, तो रशिया के राष्ट्रपति जो है, वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष कौन है? राष्ट्रपति। और ये भी बड़ा प्रसिद्ध आदमी है, व्लादिमीर पुतिन। ये हो जाएंगे रूस के राष्ट्रपति, है ना। आगे देख लो, यहाँ पर बात हो रहा था हम लोग का नीदरलैंड का, तो देखो यहाँ पर नीदरलैंड का मैप भी है।
अगर बात करें नीदरलैंड के बारे में तो देख लो ये आपका कहाँ पर पड़ता है, तो ये आपका पड़ता है एक यूरोपीय कंट्री है। कितने बच्चों को देखते हैं कि उनको नीदरलैंड पता ही नहीं चलता कि है कहाँ पर, ये आपका यूरोप है। जब आप एशिया से इधर चलना शुरू करते हो ना तो यहाँ पे आपका यूरोप पड़ता है, और यूरोप में आपको कौन सा देश मिल जाएगा, नीदरलैंड, जिसकी राजधानी कहाँ है, इसकी राजधानी है एम्स्टर्डम, एम्स्टर्डम, ठीक है, ये हो गई यहाँ की राजधानी। और यही एक बहुत प्रसिद्ध शहर है, कौन सा शहर है, द हेग, ठीक है। इसको कहा जाता है कि नीदरलैंड की ये प्रशासनिक राजधानी भी कहा जाता है। क्यों प्रसिद्ध है, तो ये इसलिए प्रसिद्ध है ना क्योंकि यहाँ इंटरनेशनल कोर्ट है, ठीक है, इन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है, तो ये आपका द हेग में ही है, यहाँ इसका मुख्यालय है। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो होते हैं जज होते हैं, ये कितने होते हैं, 9 होते हैं। और इन 9 जज का जो कार्यकाल होता है ना, ये कितने वर्षों का होता है, तो ये आपका 15 वर्षों का होता है, ठीक है। चलिए आगे आते हैं, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा क्या बोल रहा है यहाँ पे, भारत के प्लास्टिक मैन कहे जाते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे बात हो रहा है प्लास्टिक मैन का, और आपको पता होना चाहिए बिहार एसआई का पीटी था या मेंस था, वहां किसी एग्जाम में पूछा हुआ था वाटरमैन ऑफ इंडिया, भारत के वाटरमैन किसे कहा जाता है। एक सेकेंड रुकना, अच्छा देख लेना यहाँ पे थोड़ा सा, ये जो आपका इंटरनेशनल कोर्ट होता है ना, यहाँ पे थोड़ा सा डेटा गड़बड़ सड़बड़ हो गया। यहाँ जो जज होते हैं ना, जज यहाँ होते हैं आपके 15, ठीक है। इंटरनेशनल कोर्ट में जो जज होते हैं ये कितने होते हैं, 15 जज होते हैं। और इन जजों का जो कार्यकाल होता है ना, ये कितने वर्षों का होता है, और ये 9 वर्षों का होता है, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे गलती से बोला गया था। इंटरनेशनल कोर्ट में जो जजों की संख्या होती है 15 होती है, और इनका जो टेन्योर होता है ना, ये आपका 9 साल का होता है। पूछ लेता है, रिसेंट भी किसी एग्जाम में पूछा है, इसलिए पूछा ना क्योंकि आप मैक्सिमम जगह जो देखोगे, संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति हो या आपका अधिकारी टाइप का व्यक्ति हो, उनका मैक्सिमम 5 या 6 साल का होता है टेन्योर। जैसे राज्यसभा में 6 साल का, लोकसभा में आपका 5 साल का, बट यहाँ पे 9 साल का होता है ना, तो इसलिए थोड़ा सा पूछ लेता है सवाल। इसको थोड़ा आप करेक्ट कर लेना, जज हो जाएंगे 15 और उनका टेन्योर जो हो जाएगा ना वो आपका 9 साल का होगा। चलो आगे देख लो, यहाँ पे सवाल कर रहा है कि भारत के प्लास्टिक मैन कहे जाते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे जो भी नाम देख पा रहे हो ना, सारे को कुछ ना कुछ उपाधि दिया गया। प्लास्टिक मैन क्यों कहा जाता है, तो पहले देख लो किसे कहा जाता है। ये कहा जाता है आपका प्रोफेसर वासुदेवन को, है ना, प्रोफेसर वासुदेवन को कहा जाता है। और भारत सरकार के द्वारा इनको एक अवार्ड भी मिला है, पद्मश्री का। और कब मिला है, 2018 में मिला है पद्मश्री का। जो आपका पद्म में अगर आप कैटेगराइज करते हो तो तीसरे नंबर का बड़ा पुरस्कार होता है, अगर भारत रत्न को भी ऐड कर लोगे तो चौथे नंबर का हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे प्लास्टिक मैन इनको क्यों कहा जाता है, तो 2014-15 में जो भारत सरकार है, मेनली 2015 में भारत सरकार के द्वारा एक पायलट प्रोजेक्ट चलाया गया। पायलट प्रोजेक्ट क्या होता है, तो कोई काम को इम्प्लीमेंट करके कुछ दिन देखना कि वो काम सही से होगा या नहीं होगा। तो पायलट प्रोजेक्ट चलाया गया, और उसके तहत क्या किया गया कि जो आपका प्लास्टिक का कचरा है उसको राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने के लिए यूज किया जाए, ऐसा कुछ प्रोजेक्ट चला था। और यूज भी किया गया। तो असम का जो एक शहर है उसका नाम है गुवाहाटी। असम का जो गुवाहाटी शहर है वहां क्या किया गया, एक सैन्य स्टेशन बनाया गया, ठीक है, एक सैन्य स्टेशन बनाया गया। और कहाँ बनाया गया, किस नाम से बनाया गया था, तो नारंगी सैन्य स्टेशन, ठीक है। इसको किस नाम से बनाया गया, नारंगी सैन्य स्टेशन बनाया गया। और ये पूरी तरीके से प्लास्टिक कचरे से बना हुआ था। तो पहला तो ये बना, आपसे सवाल कर सकता है कि प्लास्टिक कचरे से पहला सड़क या फिर सैन्य स्टेशन कौन सा बना था, तो ये हो जाएगा असम के गुवाहाटी में कौन सा हो जाएगा, तो नारंगी सैन्य स्टेशन हो जाएगा। और ये कब बना था, तो ये आपका बना था 2019 में, ठीक है। और रिसेंट 2024 में एक बार फिर से कहीं बना है, और इस बार कहाँ बना, तो जयपुर में बना है, ठीक है। इस बार कहाँ बना, तो ये जयपुर में बना है। और इसका नाम ही क्या है, तो जयपुर मिलिट्री स्टेशन कह लो या सैन्य स्टेशन कह लो। तो देखो आप यहाँ पे क्या हुआ कि पायलट प्रोजेक्ट जो था इनके निर्देशन में, इनके सजेशन में भी चलाया गया था, और ये इसका इम्प्लीमेंटेशन जो है बहुत ही बढ़िया तरीके से हुआ, इसलिए इनको उपाधि दिया गया प्लास्टिक मैन ऑफ इंडिया। मतलब अब जो प्लास्टिक बहुत ही हमारे पॉल्यूशन, हमारे इन्वायरमेंट को खराब कर रहा था, उसका इन्होंने बहुत ही अच्छा यूज करने के लिए सिखाया, इसलिए इनको उपाधि दे दिया गया। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, बिहार एसआई में पूछा हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पे देखना, ये नहीं पूछा हुआ, ये पूछा था राजेंद्र सिंह जी के बारे में सवाल था कि वाटर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। क्या था, वाटर मैन ऑफ इंडिया, वाटर मैन ऑफ इंडिया, ठीक है। ये किससे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है आपका राजेंद्र सिंह को। वहां पे आप देख लो कैलाश सांखला, ये इनको क्या कहा जाता है, तो इनको कहा जाता है
टाइगर मैन ऑफ इंडिया, टाइगर मैन ऑफ इंडिया। मतलब ये जो आप टाइगर प्रोडक्ट देखे थे ना 1973 में जो आया था, उसको चलाने में इनका काफी योगदान था, टाइगर के संरक्षण में। ई श्रीधरन को क्या कहा जाता है, तो इनको कहा जाता है मेट्रो मैन ऑफ इंडिया। मेट्रो मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है ई श्रीधरन जी को। इस चीज को याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलो आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखना, अनुच्छेद 48A 48A आप देखिए, आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि ये किस में आ रहा है। तो सबसे पहले जब आप संविधान देखते हो ना, देख लो पहले यहाँ पे, जो आप संविधान देखते हो ना, तो संविधान में पहले आपका भाग होता है, फिर आपका अनुच्छेद होता है, देन आपका क्या होता है, अनुसूची होता है, ठीक है, अनुसूची होता है। और ये तीनों चीज अलग है। और जो लोग आप लोग देख, बहुत लोग के मुंह से सुनते हैं ना, जैसे अभी आईपीसी सीआरपीसी चेंज हुआ, कल वाले सेशन में वो भी आएगा, आईपीसी और सीआरपीसी जो चेंज हुआ है, तो बहुत लोग बोलते हैं अनुच्छेद। नहीं भाई, उसमें अनुच्छेद नहीं होता है, उसमें धारा होता है। अनुच्छेद कहाँ होता है, ये संविधान में होता है, ठीक है, ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन में होता है। तो संविधान में जब आप भाग देखते हो ना, तो भाग की संख्या जो है, ठीक है, अगर आप नंबर के अनुसार देखोगे ना, तो नंबर के अनुसार आज भी ये 22 है। मतलब जब संविधान बन के आया था ना, तो 22 भाग लिखे गए थे, बट अभी इनकी गिनती के अनुसार इनकी संख्या बढ़ गई है, और अब कितनी हो गई है, 25 हो गई है। तो आप इस चीज को ध्यान दीजिएगा, जैसे कैसे बढ़ा, तो 4 का ए बढ़ गया, और 9 का क बढ़ा, 9 का ख बढ़ा, तो ऐसे बढ़ते बढ़ते अब कितने हो गए, गिनती के अनुसार 25 हो गए हैं, और आप नंबरिंग देखोगे ना, तो अभी भी 22 ही मिलेगा। अनुच्छेद जब संविधान बन के आया था, तो कितने थे, 395 थे, अभी जो है आपके 450 प्लस जा चुके हैं। और अनुसूची जो है पहले 8 था, ठीक है, अभी कितना हो गया, अभी हो गया 12। तो ये चीज हुआ। अब भाग 1 जब आप उठाओगे, तो वहां पे राज्य और संघ के बारे में, भाग 2 उठाओगे तो राज्य और, यहाँ पे देख ही लो, जब आप भाग 1 उठाते हो ना, तो यहाँ पे क्या होता है, 1 से 4 आर्टिकल दिया हुआ है, मतलब 1 2 3 4, भाग 1 में 1 2 3 4 है। और यहाँ पे क्या बोला गया है, राज्य और संघ के बारे में। जब आप आर्टिकल 2 पढ़ना शुरू करते हो, तो यहाँ पे क्या आता है, यहाँ आता है 5 से 11, और यहाँ क्या दिया हुआ है, नागरिकता के बारे में। मतलब भारत में कोई भी व्यक्ति नागरिक होगा तो कैसे होगा, कैसे उसकी नागरिकता जा सकती है, नागरिकता के क्या क्या प्रोविजन है, ये सारा कहाँ दिया है, भाग 2 में। जब आप भाग 3 को पढ़ते हो, तो यहाँ पे दिया गया है कहाँ से, 12 से 35 के बीच, और ये क्या है, मौलिक अधिकार। ये क्या है, आपका फंडामेंटल राइट, मतलब जो भी नागरिक हमारे देश में है, उनको कौन कौन सा अधिकार मिला है, ठीक है। यहाँ पे जनता मजबूत होता है, सरकार कमजोर होता है। जबकि आप आर्टिकल 4 में जब आते हो ना, सॉरी भाग 4 में आते हो ना, तो यहाँ पे क्या होता है, 36 से 51 के बीच आर्टिकल है। और ये क्या है, तो ये है आपका डीपीएसपी। और डीपीएसपी के बारे में बहुत बार बताए हैं, यहाँ पे स्किप करके आगे चलेंगे। 36 से 51 के बीच बात किया गया है डीपीएसपी के बारे में। और आप देखो, जैसे ही आप कौन सा आर्टिकल देखें, 48 का ए, 48 का ए, ठीक है, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। देखो यहाँ से आप कितना चीज सीख सकते हो। 48 का ए देखे, आपके दिमाग में आया कि ये 36 से 51 के बीच में है, मतलब ये कहाँ आ रहा है, तो ये डीपीएसपी में आ रहा है। किस भाग में आ रहा है, भाग 4 में आ रहा है। क्या यहाँ पे बोला जा रहा है, राज्य के नीति निदेशक तत्व, मतलब यहाँ जो भी काम दिया गया ना 36 से 51 के बीच, ये राज्य पे छोड़ दिया गया कि आपके अगर पावर में है, आप अगर सक्षम हो, तो आप उस चीज को करो, ठीक है। ये 48 में ए में दिया है। और आप जहां भी इस टाइप का देखोगे ना, आपको उसी समय पता चलना चाहिए कि ये बाद में ना अमेंडमेंट करके डाला गया, ठीक है ना। ए देखते हो, बी देखते हो, तो इससे क्या पता चलता है कि ये पहले नहीं था, इसका संविधान में संशोधन करके डाला गया। किस संविधान संशोधन से डाला गया, तो 42वें नंबर के संविधान संशोधन, जो कब किया गया था, 1976 में, इंदिरा गांधी के सरकार के द्वारा। उस समय क्या किया गया, आर्टिकल ए डाला गया, किस संशोधन के माध्यम से, 42 नंबर के अमेंडमेंट के माध्यम से। पढ़ते हैं इसमें, देखो क्या दिया है, अनुच्छेद 48A के तहत पर्यावरण और वन्य जीवों की सुरक्षा और संरक्षण को भारत के संविधान में निम्न द्वारा शामिल किया गया। तो 42वां, इसमें क्या कहता है, इसमें कहता है कि राज्य का ये कर्तव्य होगा, राज्य का ये कर्तव्य होगा कि वो पर्यावरण को सही रखने के लिए वन को बचाएगा, वन्य जीव को बचाएगा। जैसे आप देखते हो ना, टाइगर प्रोजेक्ट आता है, आपका हाथी प्रोजेक्ट आता है, गिद्ध संरक्षण प्रोजेक्ट अभी बहुत ज्यादा इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है उसमें। क्यों हो रहा है, तो आपका इसी के तहत ये राज्य का कर्तव्य है कि वो करेगा, ठीक है। तो ये तो राज्य के बारे में बोला गया। आप एक चीज और यहाँ पे याद रखना कि पहले तो राज्य को बोला गया कि आप भी करोगे, और फिर जब आप आर्टिकल 51 में आते हो ना, जब आप आर्टिकल 51
चलो यहाँ पे और भी लिख लेते हैं, जैसे भाग 4, ये भाग 4 था ना, भाग 4 का ए में जब आप आते हो और भाग 4 का ए में जब आप अनुच्छेद 51 में जाते हो तो यहाँ पे व्यक्ति को बोला गया है, मतलब हमें और आपको और सभी लोगों को, भारत के नागरिक को बोला गया कि आप भी पर्यावरण का रक्षा करोगे। इस चीज को याद रखिएगा। 48 का ये जो है सरकार को बोल रहा है, राज्य को बोल रहा है, और 51 वाला जो है ये प्रॉपर किसको बोल रहा है, भारत के नागरिकों को बोल रहा है, पर्यावरण के रक्षा के लिए। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। देखिएगा, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा ... के द्वारा बनवाया गया था। कहा जाता है कि ये जो झोपड़ा है ये 2.5 दिन में बनके तैयार हो गया था, इसलिए इसको 2.5 दिन का झोपड़ा कहा जाता है। ठीक है, क्या आप बताओ, अभी ये हुआ था ना, कब बना था, 12वीं सदी में बना था। आज के टाइम में इतना ज्यादा देश विकसित हो चुका है, फिर भी पॉसिबल नहीं है कि मे भी 2.5 दिन में बन जाए, और ये बात कर रहा है 12वीं सदी का। तो ऐसा कुछ हुआ नहीं था। हुआ क्या था कि जब भारत में मुस्लिम आक्रांता लगातार आ रहे थे, मोहम्मद बिन कासिम आया, गजनवी आया, देन गौरी आया, और जब गौरी आया ना तो भारत में वो काफी अपना स्थिरता बना चुका था, काफी अपना क्षेत्र को ऑक्युपाई कर चुका था, और इसी वजह से क्या हुआ कि अब वो सोचा कि अब उसको भारत में बसना है। और जब वो भारत से लौट के जा रहा था तो उसका एक गुलाम था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। देखो यहाँ दिया भी है, इसका एक गुलाम था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। बोला कि हमको भाई नमाज पढ़ना है यहाँ पे, और भारत में मस्जिद नहीं था उस समय, क्योंकि भारत हिंदुओं का देश हमेशा से रहा था, ये तो मुस्लिम आक्रांता आए और आने के बाद भारत में बस गए। तो जब इसको नमाज पढ़ना था तब ये बोला कि मेरे लिए मस्जिद बनवा दो, और 2.5 दिन में आनंद फानन में जो है आपका 2.5 दिन का झोपड़ा, इसी को कहा जाता है, ये बनवाया गया। वैसे याद रखिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ना 2-3 चीज बनवाया गया है जो एग्जाम में हमारे लिए बनता है। पहला तो आप देख लिए 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया गया, जो एक संस्कृत महाविद्यालय को तोड़ के बनवाया गया था। ठीक है, एक बनवाया गया है आपका कुवत उल इस्लाम मस्जिद, कुवत उल इस्लाम मस्जिद, और इसके बारे में कहा जाता है कि संभवतः यह भारत का पहला मस्जिद था। कुवत उल इस्लाम मस्जिद ये किसके द्वारा बनवाया गया, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाया गया, जो किसका गुलाम था, मोहम्मद गौरी का गुलाम था। कुछ और का भी नींव रखा गया था, बट वो बना नहीं पाया था पूरा। इसका नाम आप जरूर सुने होंगे, कुतुब मीनार का। ठीक है, कुतुब मीनार बनवाना कौन शुरू किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक, बट वो बनवा नहीं पाया था, उसकी मृत्यु हो गई थी 1210 में, इसलिए इसको पूरा कौन करवाया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक का एक गुलाम था जिसका नाम था इल्तुतमिश। ठीक है, मतलब यहाँ पे प्रॉपर गुलाम का ही चैप्टर चलता है। गौरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश, इसका गुलाम आएगा बलबन, सारे के सारे लोग मिलकर भारत पे शासन करते हैं। तो नींव कौन रखा, कुतुबुद्दीन ऐबक, पूरा कौन करवाया, इल्तुतमिश। तो 2 चीज तो हो गया ना, कुवत उल इस्लाम मस्जिद, कुतुब मीनार, और एक हो गया आपका 2.5 दिन का झोपड़ा। इसके बारे में भी कहा जाता है कि भारतीय स्मारक को तोड़ करके बनाया गया था, हिंदू मंदिरों को तोड़ के कुवत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया गया था, इसको याद रखिएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक बहुत ही रेस्पेक्टेड इंसान था। अगर आप मुस्लिम देख करके उनके बारे में बस खराब स्थिति बनाते हो तो ऐसा नहीं है, वो आदमी अच्छा था, गुलाम था, अपने लिए सही काम कर रहा था, भारत की स्थिति को वो खराब कर रहा था, उसका रीजन भारतीयों ने उसे दिया था। उस समय के जो भी शासक थे सब आपस में लड़ रहे थे, और इसको मौका मिला यहाँ पे अपना घर बनाने का, यहाँ पे बसने का, तो वो ऐसा किया। चलिए देखते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था, नाम सुनते आ रहे हैं, मोहम्मद गौरी का, है ना, मोहम्मद गौरी का गुलाम था। भारत में कब से कब तक शासन किया, 1206 से लेकर के 1210 तक। कहा जाता है कि ये बहुत उदारवादी नेचर का था, बहुत खुश होता था तो लोगों को लाखों रुपया बांट देता था, और इसलिए इसको क्या कहा जाता था, लाख बख्श कहा जाता था, लाख बख्श। ठीक है, कभी कभी ज्यादा खुश हुआ तो और भी कुछ कुछ बांट देता था, पील बख्श भी इसको कहा जाता था। क्या बांटता था जिस वजह से पील बख्श कहते थे, हाथी का भी ये बहुत ज्यादा दान करता था, तो इसे कोई इसलिए पील बख्श कहा जाता था। इसको हातिम भी कहा जाता था। ठीक है, हातिम, अगर आप बचपन में एक सीरियल देखे होंगे ना, एक हातिम आता था ना, वो क्या करता था, लोगों का बहुत ज्यादा मदद करता था, इसलिए इसको हातिम कहा जाता था। ये आपका मे बी उर्दू वर्ड है, इसका पता नहीं क्या मतलब होता है हातिम, लेकिन उसको कहा जाता है ना जो किसी का मदद करता है। चूंकि ये सबका मदद बहुत करता था इसलिए इसको हातिम कहा जाता था। बचपन से इसको कुरान बहुत ज्यादा याद था, और इसलिए इसको कुरान खां भी कहा जाता था। ठीक है, कुरान खां, कभी कभी ऐसा होता है कि शासक का उपनाम पूछ लेता है, कुरान खां। ठीक है, और देखिएगा ये बेचारा बहुत ही शांत दिमाग का आदमी था। 1206 से ये शासन करना शुरू किया था, लेकिन कभी भी सुल्तान का उपाधि नहीं लिया, हमेशा गुलाम बन करके ही ये लाइफ जी रहा था। किसका गुलाम, मोहम्मद गौरी का गुलाम। लेकिन आगे जाकर के 1208 में मोहम्मद गौरी का भतीजा के द्वारा इसको दास्ता मुक्ति पत्र दे दिया गया। बोला भाई आप भारत के शासक हो, भारत के सुल्तान हो, फिर गुलाम का टैग आप पे अच्छा नहीं लगता, और 1208 में इसको गुलाम के टैग से हटा दिया गया। 1210 में क्या हुआ कि आपका एक गेम खेल रहा था पोलो। ठीक है, एक गेम खेल रहा था पोलो, जिसको चौगान भी कहा जाता है।
इसमें क्या होता है ना, घोड़ा पे बैठ के ना वो स्टिक से कुछ खेला जाता है और उसी दौरान खेलने समय ये घोड़े से गिर गया और इसकी मृत्यु हो गई। तो चैप्टर इसका यहीं पे क्लोज हो गया। आगे आने के बाद क्या हुआ, इसका जो गुलाम था इल्तुतमिश, ये जाकर के अगला भारत का सुल्तान बनता है। सुल्तान का बात करें तो भारत में आप देखना 1206 से लेकर के 1526 तक भारत में दिल्ली सल्तनत का शासन चलता है। जो भी शासक आता है क्या कहलाता है, सुल्तान। उसके बाद फिर 1526 से लेकर के आपका कहाँ तक कह लो, कोई इतिहासकार 1707 ही बोलता है, लेकिन 1857 तक लेके चलना आप। इस समय किसका शासन चल रहा था, मुगल वंश का शासन चल रहा था। और यहाँ जो भी शासक आते थे वो कौन सा उपाधि लेते थे, बादशाह का। इस सब चीज को याद रखना। और 1857 से अगर आप लेते हो और भी तो आपका 57 नहीं 58 ले लो, 1858 से 1947 तक किसका शासन चला था, तो अंग्रेजों का शासन चला था। ठीक ना, चलिए आते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखना, खरीफ की फसल कब बोई जाती है। देखो बहुत अभी ये मौसम भी चल रहा है, खरीफ फसल का ही चल रहा है। खरीफ की फसल कब बोई जाती है, तो ये बोया जाता है आपका बरसात के मौसम में। ठीक है, ये देखो आपका आया हुआ क्वेश्चन है, टेट में आया हुआ है, जून से सितंबर दे रहा है। नॉर्मली आप याद रखिएगा कि खरीफ का फसल जो है ये आपका जून जुलाई में बोया जाता है। ठीक है, मतलब आप कह लो कि जून जुलाई जैसे ही आप देख रहे हो ना, मतलब कि जो भी फसल आप बोल रहे हो इसमें पानी का ज्यादा जरूरत है। ठीक है, काटा कब जाता है, तो आपका अक्टूबर नवंबर में काटा जाता है। अक्टूबर नवंबर में जो है इसको काट लिया जाता है, जून जुलाई में बो करके अक्टूबर नवंबर में काट लिया जाता है। इसको कहा जाता है आपका खरीफ फसल, खरीफ फसल। चलो ऑप्शन देखते हैं क्या दे रहा है। यहाँ पे देखो अक्टूबर से दिसंबर ये तो नहीं होगा, जनवरी से मार्च में बिल्कुल नहीं होगा। अब जून से सितंबर दे रहा है, अप्रैल से जून दे रहा है। अप्रैल में बारिश नहीं होती है बिल्कुल, तो आप कहाँ जाओगे, ऑप्शन नंबर ए में, जून से जुलाई। ऐसे नॉर्मली याद रखना, बाकी ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप लगा सकते हो। सवाल बनेगा कि इसमें कौन कौन से धान आते हैं। जैसे अभी बारिश हो रहा है, बारिश जरूरी है बहुत सारी फसल के लिए। ठीक है, हर एक सीजन बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जब आप पढ़ते हो ना तो ऋतु के अकॉर्डिंग भारत में ना 3 प्रकार का फसल बांटा गया है। एक हो जाएगा आपका रबी का फसल, एक हो जाएगा आपका रबी का फसल, दूसरा हो जाएगा आपका खरीफ का फसल। देखिएगा, एक हो जाएगा आपका रबी का फसल, एक हो जाएगा खरीफ का फसल, एक हो जाएगा आपका जायद फसल, जायद फसल। ठीक है, ये आपका मौसम के अकॉर्डिंग होता है। ये आपका प्रॉपर गर्मी में बोया जाता है, ये बरसात में बोया जाता है, इस टाइप से होता है। अगर देखिए खरीफ में, तो यहाँ पे देखो जिसको ज्यादा पानी का जरूरत पड़ता है ना वही यहाँ पे आएगा। जैसे धान आ जाएगा आपका, धान, मक्का, मक्का, ज्वार कह लो, फिर आप मूंगफली कह लो, ये सारे जो है ये आपके किस में बोए जाते हैं, खरीफ फसल में। रबी में 2 याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बनते हैं क्वेश्चन, गेहूं और सरसों। गेहूं और सरसों जो है ये आपका आता है किसमें, रबी के फसल में आता है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। देखिएगा, बिहार के स्वास्थ्य मंत्री कौन है, बिहार के स्वास्थ्य मंत्री। ठीक है, अभी देखो केंद्र सरकार में अगर देखें तो केंद्र सरकार में कौन है, वो भी आगे क्वेश्चन है, वो आगे देखेंगे। यहाँ पे आ जाओ, बिहार के स्वास्थ्य मंत्री कौन है, तो चलो यहाँ पे देख लेते हैं। स्वास्थ्य मंत्री को ही एक और मंत्रालय मिला हुआ है। कौन सा मंत्रालय मिला हुआ है, तो कृषि मंत्रालय। ठीक है, ये देखो बिहार का, आप कंफ्यूज नहीं करना, एक होता है आपका सेंट्रल में और एक होता है आपका स्टेट में। सेंट्रल में भी आपके जितने मंत्री सेंट्रल में होते हैं ना, मैक्सिमम जो है आपका स्टेट में भी होगा, सारा का सारा नहीं होता है बट होता है। जैसे देखो मंगल पांडे जो है, इनको कृषि मंत्रालय भी मिला हुआ है, और ये क्या है भारत के, सॉरी बिहार के, तो ये हो जाएंगे स्वास्थ्य मंत्री। याद रखिएगा, मंगल पांडे जो है आपके स्वास्थ्य मंत्री है। सुनील कुमार के बारे में देखें तो कल हम लोग देखे थे, ये क्या बने हुए हैं, शिक्षा मंत्री, और लगातार 2024 में 3-4 शिक्षा मंत्री चेंज हो चुके हैं। नीतीश कुमार के पास आइएगा तो इनको तो आप जान ही रहे हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री है। साथ में एक और इम्पोर्टेंट मंत्रालय इनको मिला हुआ है, कौन सा हो जाएगा, गृह मंत्री, गृह मंत्री कह लो। और सीएम तो जान ही रहे हो कि बिहार के सीएम रहे। ठीक है, और नेक्स्ट में आना प्रेम कुमार, प्रेम कुमार जी को बढ़िया वाला मंत्रालय मिला हुआ है। कौन सा मंत्रालय, तो पर्यावरण मंत्रालय। पर्यावरण मंत्रालय किनको मिला हुआ है, प्रेम कुमार को, पर्यावरण मंत्रालय। ठीक ना, इस चीज को याद रखिएगा। चलिए आगे आते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9, भारत में वन संरक्षण अधिनियम जो है ये कब लागू हुआ था। सवाल कर रहा है आपसे कि भारत में वन संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ, तो ये आपका लागू हुआ था। देखिएगा वैसे तो ये ईयर देख के भी पता चल रहा था। वन संरक्षण अधिनियम आपका 25 अक्टूबर 1980 को लागू किया गया था। मतलब वन को संरक्षण, देखो पर्यावरण हमेशा बहुत बड़ा बेसिक मुद्दा रहा है। आज के टाइम में ना ब्रिक्स का बैठक हो रहा है, एससीओ का बैठक हो रहा है,
सब जगह पर्यावरण पे बात हो रहा है। क्यों? क्योंकि आज के टाइम में ना जितना ज्यादा पॉल्यूशन बढ़ रहा है, लोग एक दूसरे से युद्ध कर रहे हैं, लड़ाई हो रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है, हमारा पॉल्यूशन ही तो हार्म हो रहा है ना, और फिर उसी वजह से क्या हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। वन संरक्षण अधिनियम जो है ये कब लाया गया था? 25 अक्टूबर 1980 को लाया गया था। कुछ कुछ और याद रखना, जैसे क्या होता है ना, देखो संरक्षण उसी का किया जाएगा जिसकी संख्या में कमी आ रही हो, ठीक है, जिसकी संख्या में कमी आ रही हो उसका संरक्षण होता है। जैसे अगर और भी सवाल करें, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लाया गया था? मतलब वन्य के जीवों को बचाना चाहिए, संरक्षण अधिनियम, तो ये आया था आपका 1972 में। टाइगर प्रोजेक्ट कह लो, टाइगर संरक्षण कह लो, ये कब आया था? तो इंदिरा गांधी जी के सरकार में आया था 1973। और अभी हम लोग देखें, क्या देखें कि टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? अभी आपको पिछले क्वेश्चन में बताए हैं, आप दोबारा फिर से उसी को कमेंट करके बताना कि टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं। उसके बाद देखिएगा एक और आता है, इंपॉर्टेंट है, एलिफेंट प्रोजेक्ट ये कब आया था? तो ये आया था आपका 1992 में, 1992 में। इस सब के तहत क्या होता है कि जिनकी संख्या कम हो रही है ना, उसको बचाने का प्रयास किया जाता है। जैसे अभी देखो नरेंद्र मोदी जी के सरकार के द्वारा चीता का हुआ था ना, जो लाया गया था कहाँ से? साउथ अफ्रीका से और नामीबिया से, ठीक है, वो कब लाया गया? तो ये आपका 2022-23 का प्रोजेक्ट था। हालांकि वो प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा सफल नहीं हो पाया, इसलिए मोदी जी के सरकार में एक चीज ये रहा है कि जो चीज सफल नहीं हो पाता ना, उसको दोबारा उसका चर्चा ही नहीं किया जाता है। तो आप देखना, आप कहीं भी आपको चीता वाला सुनाई नहीं पड़ेगा। लेकिन आप ये सब देखो कि ये सब हमेशा पूछा जाता है क्वेश्चन में, ये सब कोई रट के ही रखिएगा। खासकर अगर स्टेट लेवल का जो एग्जाम होता है ना, उस समय ये हमेशा बनता है, वन्य जीव वन संरक्षण अधिनियम, और काफी कंफ्यूजन भी हो जाता है। याद रखना है, जीव को बचाएंगे फिर आपका वन को बचाएंगे। 72 दिन 80, ठीक ना। चलो आ जाओ आगे। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 हो जाएगा आपका, भारत के नए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कौन है? और यहाँ पे बाकी का 3 ऑप्शन जो देख रहे हो ना, वो आपके लिए है, क्योंकि आपका मंत्रिमंडल वाला एक वीडियो में बताए हुए हैं। तीनों के बारे में आप बताइएगा कि तीनों को कौन कौन सा मंत्रालय मिला हुआ है। यहाँ पे आंसर हो जाएगा JP नड्डा। पूरा नाम अगर देखें तो क्या हो जाएगा? जगत प्रकाश नड्डा, ठीक ना। ये कौन बन गए? ये क्या बने हैं? तो ये बने हैं आपके भारत के स्वास्थ्य मंत्री। आपको बोले हम कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है जो पूरे भारत पे कंट्रोल रखेगा, और एक सारे स्टेट का होता है, जैसे बिहार का है, यूपी का भी होगा, झारखंड का भी होगा, हर एक राज्य का होगा। स्टेट में अपने बिहार में हम लोग कहाँ का देखे थे? कौन था? तो अपने बिहार में था मंगल पांडे, और सेंट्रल में देख रहे हैं तो ये कौन है? JP नड्डा, ठीक है, JP नड्डा। ये इससे पहले क्या रहे थे? तो आपके बीजेपी के अध्यक्ष रहे थे। और इस बार का जो 2024 का मंत्रिमंडल है, ठीक है, बीजेपी की पार्टी से ही है, 2024 के मंत्रिमंडल में इनको स्वास्थ्य मंत्रालय दिया गया है। अपने बिहार के पटना में इनका जन्म हुआ था, स्वतंत्रता आंदोलन में भी एक्टिव रहे थे, और अब जाकर के ये आपके मतलब स्वतंत्रता आंदोलन नहीं, उसके बाद इनका जन्म हुआ था। मतलब जो आपका JP आंदोलन रहा था ना, उसमें बहुत ज्यादा एक्टिव रहे थे, और उसके बाद फिर आपके अध्यक्ष के बीजेपी के मेंबर बन के आपके बीजेपी का अच्छा कार्यभार संभाल रहे थे, ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। बाकी इन तीनों के बारे में बताइएगा। देखो ये बहुत प्रमुख आदमी है, बहुत चर्चित आदमी है, हरदीप सिंह पुरी और नरेंद्र सिंह तोमर, इन लोगों को भी कुछ कुछ मंत्रालय मिला है। आप कमेंट करके बताइएगा कि कौन सा मंत्रालय मिला है। अपना 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। कल का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होगा, कल वाले में अभी बहुत अच्छा क्वेश्चन था, नया वाला क्वेश्चन लिया गया है। बने रहिए हमारे साथ, पढ़ते रहिए। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।